नमस्कार दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 का दिन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि आज के दिन इंडिया टेक्स ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ ग्लोबल 20 फ्रॉम इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत इस बार G20 की अध्यक्षता करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई इस मीटिंग में 9 और 10 सितंबर को जो मीटिंग होती है, इसमें क्या प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं विश्व की प्रमुख शक्तियों के द्वारा, जैसे आप कह सकते हैं अमेरिका, रशिया, जापान, इजराइल, चाइना जैसे जो देश हैं और जो ग्लोबल 20 के जो समूह है, और भारत इन पर किस प्रकार भारी पड़ता है और भारत के इस पर क्या निर्णय लेता है, इसकी पूरी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानने वाले हम एक प्रमुख टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कह सकते हैं कि किस प्रकार भारत चाइना को मात देगा अफ्रीका में। जो चाइना का बिजनेस है, भारत किस प्रकार उसको काउंटर करेगा, इसकी हम पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम का जो मोटो है ग्लोबल 20 का, यह किस प्रकार लिया गया, कहाँ से लिया गया, ग्लोबल 20 का जो लोगो है इसका क्या मतलब है। कुल मिला के बात यह है कि पूरी जानकारी ग्लोबल 20 की, ग्लोबल 7 की, ग्लोबल 6, ग्लोबल 8 क्या है, हम जानेंगे इस वीडियो में। G20 को जानने से पहले हम जानते हैं G7 के बारे में कि आखिरकार जो G7 था, ग्लोबल 7 था, इस ग्रुप को आखिर क्यों बनाया जाता है। दोस्तों बात करें 1970 के उस दौर की, जिस समय वर्ल्ड में क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब ये था कि विश्व की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, खराब हो रही थी। इसका मुख्य कारण माना जाता है 1973 का 1973 का योम किपुर वॉर। योम किपुर वॉर जो इजराइल और अरेबियन कंट्रीज के बीच में लड़ा जाता है, ठीक है। इस युद्ध में इजराइल का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे आपकी वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में आपका यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जैसे जो देश थे वो सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को, और इजराइल इस वॉर को जीत जाता है अगेंस्ट अरब कंट्रीज के। और इस युद्ध में हारने के बाद अरब कंट्रीज क्या करते हैं कि जो ऑयल सप्लाई थी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, उसको बंद कर देते हैं। ऑयल सप्लाई बंद होने का मतलब है क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनका जो ऑयल सप्लाई थी वो मिडिल एशिया से होके आता था, यानी अरब कंट्रीज से होके जो उनका तेल था वो वेस्टर्न कंट्रीज को यूज़ करते हैं। पर लेकिन जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अरब कंट्रीज़ ने तेल देना बंद कर दिया तो उसमें क्या जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई जिससे चीज़ें महंगी हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा हो गया, और उसके ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज इसमें बढ़ गया और वस्तुएं क्या हो गई, महंगी हो गई, आम जनता के लिए भी और सभी लोगों के लिए, ठीक है। वस्तुएं महंगे होने का मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, ठीक है। तो अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए विश्व के जो उस समय प्रमुख देश थे, क्योंकि उस समय देखा जाता था कि अगर एक देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आती तो उसका असर दूसरे देश पे भी पड़ता था, दूसरे में आ गए तो तीसरे में भी इसका असर पड़ जाता था। तो उस समय पूरे विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस छा रखी थी, ठीक है। तो ये 1973 की बात है जब फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम इसके रिगार्ड्स एक मीटिंग करते हैं, ठीक है। और बाद में इसके 2 साल बाद इसको ज्वाइन करता है आपका इटली और जापान, और 1975 में होती है G6 की मीटिंग, ठीक है। बाद में 1976 में कनाडा भी इसको ज्वाइन करता है और ऐसे बन जाता है ग्रुप ऑफ 7 यानी ग्लोबल 7। तो दोस्तों आगे चलकर 1990 का दशक आता है जिसमें 1991 में सोवियत यूनियन से यानी 1991 में जो सोवियत संघ था उससे 2 देश अलग हो जाते हैं जिनका नाम है जॉर्जिया और यूक्रेन। उस समय रशिया क्या चाहता था या सोवियत संघ क्या चाहता था कि जो आपका जॉर्जिया और यूक्रेन है उसमें ऐसी सरकार बने जो किसको सपोर्ट करे, जो सपोर्ट करे रशिया को, वहाँ के लोग जो हैं वो रशिया को सपोर्ट करें और नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज के संपर्क से दूर रहें, ठीक है। नाटो की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन था जो उस समय हुआ था, ठीक है। तो जो नाटो है वो नाटो से दूर रहे, वेस्टर्न कंट्रीज से दूर रहे, कौन, जॉर्जिया और यूक्रेन, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि 2008 का टाइम आता है जब रशिया जंग छेड़ जाता है जॉर्जिया के खिलाफ, ठीक है। और जॉर्जिया 2 हिस्सों में टूट जाता है, अबकाजिया और साउथ ओसेशिया। अब इसमें टूट जाता है। और अगर 2014 में हम आगे अगर बात करते हैं तो 2014 में क्या होता है कि जो रशिया है वो यूक्रेन से क्रीमिया को अलग कर लेता है और किस में शामिल कर लेता है, खुद में शामिल कर लेता है। और ये सब देखकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया को ग्रुप जो 8 था, ग्लोबल जो 8 था उससे अलग कर देते हैं। और अब ये जो ग्लोबल 8 था वो दोबारा बन जाता है ग्लोबल 7, इससे रशिया हो जाता है अलग।
अब इसी प्रकार G20 भी एक समूह है जो विभिन्न देशों के फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए इस ग्रुप को बनाया जाता है। ठीक है, इस ग्रुप में होता क्या है कि 1997 की बात है जब इसका निर्माण किया जाता है, उस समय थाईलैंड में क्या थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। अब थाईलैंड में फाइनेंशियल क्राइसिस तो आई, साथ साथ क्या हुआ कि जो इसके आस पड़ोस के जो देश थे, जैसे आपका मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, आपका जापान हो गया, फिलीपींस हो गया आपका, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया आपका, ठीक है, चाइना, साउथ कोरिया जैसे जो देश थे, इनमें भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। उस समय कहा गया था कि जब एक देश के फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाती है, तो साथ ही साथ इसके क्या होता है कि जो बाकी के देश होते हैं इनमें भी फाइनेंशियल क्राइसिस आपको क्या करती है, देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो तब सभी देशों ने निर्णय लिया कि अगर हमें इन चीज़ों से बचना है, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है, तो हमें एक ऐसी मीटिंग करनी होगी जिसमें क्या होगा कि हमें एक ऐसी मीटिंग करेंगे जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस को किस प्रकार हम इससे निपट सकते हैं और सारा देश को हम इससे किस प्रकार बचा सकते हैं। इसलिए हमें, और इस प्रकार 26 सितंबर 1999 को G7 की फाइनेंशियल मीटिंग में क्या किया जाता है, G20 का निर्माण किया जाता है, G20 की स्थापना की जाती है। और जो एक ग्रुप 20 था, ग्लोबल 20 था, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, उन देशों को शामिल किया जाता है जो दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमी को संभाले हुए है। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश थे, जैसा आप कह सकते हैं साउथ अफ्रीका हो गया आपका, जापान हो गया आपका, इंडिया हो गया आपका, मलेशिया जैसे जो देश थे उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, और जो G20 का निर्णय लिया जाता है कि जो ये ग्लोबल 20 है, इसकी मीटिंग प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में होगी और प्रत्येक वर्ष अलग अलग देश जहां होगी वो इसकी अध्यक्षता को, जो पदभार होगा उसको संभालेंगे। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि G20 को एक ट्रॉयका सिस्टम से फॉलो किया जाता है। ट्रॉयका सिस्टम होता क्या है कि एक ट्रॉयका होता है जो एक रशियन व्हीकल है जिसको 3 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, एक ट्रॉयका व्हीकल रशियन व्हीकल है, यानी एक रशिया का एक वाहन है जिसको 3 घोड़ों की सहायता से खींचा जाता है। तो G20 में भी इसी स्टेप को फॉलो किया गया था। इसमें ट्रॉयका एक ट्रायंगल टाइप का आकार होता है जिसमें 3 कंट्रीज आपकी ट्रॉयका कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, अब कौन सी ये 3 कंट्रीज होती है जो ट्रॉयका कंट्रीज कहलाती हैं। अब जैसे अभी हम वर्तमान की बात करें 2023 यानी 2023 में जो ट्रॉयका कंट्री थी जो वर्तमान की थी वो भारत थी। इससे पहले जो इसकी अध्यक्षता संभाली वो इंडोनेशिया ने संभाली थी 2022 में, और इसके बाद जो अध्यक्षता संभालेगा 2024 में वो कौन सा देश संभालेगा, वो संभालेगा आपका ब्राजील। तो ये जो 3 कंट्रियां हैं, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, ये कौन सी है, ये आपकी ट्रॉयका कंट्रीज हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि गेस्ट कंट्रीज को भी इसमें इनवाइटेड किया जाता है। जो सदस्य कंट्रीज होते हैं वो तो आते ही हैं, साथ में इनमें गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है। और इसका अधिकार किसको होता है, इसका अधिकार होता है प्रेसिडेंट कंट्री को, यानी जिस कंट्री ने उसकी प्रेसिडेंसी ली है उसको ये अधिकार होता है कि ये किसी और कंट्री को एज अ गेस्ट इसमें इन्वाइट कर सकता है। अगर हम भारत की बात करें, इस बार भारत में जो ये G20 का सम्मेलन हुआ था तो भारत ने बहुत सारे देशों को इन्वाइट किया, जैसे आपका कह सकते हैं ओमान कह सकते हैं, नीदरलैंड कह सकते हैं, नाइजीरिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को इनमें इनवाइट किया गया। साथ ही साथ इंडिया ने इनवाइटेड किया इस बार अफ्रीकन यूनियन को। 55 प्लस देशों का एक संगठन है जिसमें अफ्रीकन यूनियन को भी उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया। WTO को यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, WHO को इन्होंने इनवाइट किया, साथ ही साथ एशियान को इन्होंने इनवाइट किया। यानी भारत ने इस बार सबके साथ सबका विकास जैसी भावना को आगे बढ़ाते हुए सारे देशों को इसमें इनवाइट किया, जिससे क्या हो सके, सबको एक मंच मिल सके जिससे क्या करें, बोल सके, अपनी आवाज को उठा सकें। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों जो ये G20 था ये किस प्रकार भारत के लिए खास था। ठीक है, इस बार क्या हुआ कि जो 2023 में जो ये समिट हुआ, ग्लोबल 20 समिट हुआ, इसमें भारत ने किसको इनवाइट किया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इनवाइट किया अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट अजाली ओस्मानी को। ठीक है, इसमें यानी अफ्रीकन यूनियन 55 प्लस देशों का एक संगठन है, 55 प्लस देशों का एक संगठन है, जिसमें क्या हुआ कि उन सभी अफ्रीकन यूनियन के जितने जो देश थे उनको अपनी वॉइस को एम्पलीफाई करने का मौका मिल गया एक ऐसे स्टेज पे जहां विश्व की प्रमुख शक्तियां होंगी। ठीक है, साथ यानी ये हमारा एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा किस पे, अफ्रीकन कंट्रीज पे। ठीक है, और हो सकता है भविष्य में हमें जब सहायता की आवश्यकता पड़े तो अफ्रीकन कंट्रीज बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, वो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ दोस्तों कि जो ये अफ्रीकन यूनियन है ये आपका साउथर्न पोर्शन में आता है। एक हिसाब से माना जाता है कि जो आपका अर्थ है, मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो इसमें जो नॉर्थ और साउथ का हिस्सा होता है, जो नॉर्थ कंट्रीज है, जो नॉर्थ साइड के जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जो साउथ साइड की जो कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब भारत ने इसमें बहुत सारे मुद्दे रखे, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा रखा इन्होंने डिजिटल डिवाइडेशन का। अब भारत में डिजिटल डिवाइडेशन देखने को बहुत हद तक मिल जाता है। भारत में क्या, विश्व के काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या हुआ कि डिवाइडेशन जो है वो कास्ट के आधार पे ना हो, किसी एरिया के आधार पे ना हो, बल्कि
किस आधार पे हो, डिजिटली आधार पे हो। अब डिजिटल आधार पे हम किस प्रकार समझ सकते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, डिजिटल डिवाइडेशन मतलब आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, मामूली एग्जांपल से, कि एक इलाका है, ठीक है, जो एक डेवलप है, शहर का इलाका और गांव का इलाका। अब शहर के इलाके में एक बच्चा है जो 5G कनेक्टिविटी के साथ अपने इंटरनेट पे पढ़ाई कर रहा है, और गांव इलाका एक बच्चा है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो एक मामूली 2G या 3G पे अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो ये एक डिजिटल डिवाइडेशन हुआ। साथ ही साथ शहर का जो बच्चा है क्या कर रहा है, चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा है, और गांव का जो बच्चा है या कोई दूर इलाके का बच्चा है जहां इंटरनेट की वो नहीं है, क्या पहुंच नहीं है, वो नॉर्मल सा जानता भी नहीं कि इंटरनेट को कैसे यूज़ किया गया। तो इस डिजिटल डिवाइडेशन को दूर करने के लिए भारत ने यहाँ पर एक पहल करी थी, डिजिटल इंडिया की पहल करी, कि सभी लोगों तक क्या हो सके, इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जा सके। और इसमें क्या किया गया कि इस मुद्दे को G20 में भी काफ़ी हद तक बढ़ाया गया, जिससे विश्व के जो प्रमुख देश हैं वो इस पर क्या करें, अमल करें। दोस्तों, अब भारत की पहल से अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता मिल चुकी है, पर लेकिन अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ यह रह जाती है कि भारत किस प्रकार चाइना के मार्केट को अफ्रीका में काउंटर करे। इसके लिए भारत को करना यह होगा कि जो चाइना की मोटर बाइक्स हैं जिन्होंने पूरे अफ्रीकन यूनियन में क्या कर रखा है, वर्चस्व फैला रखा है। वर्चस्व फैलाने का मतलब ये है कि काफ़ी हद तक फैली हुई हैं अफ्रीका की जो चाइना की मोटर बाइक्स वहाँ पे हैं। ठीक है, अब भारत ये कर सकता है कि जो भारत की जो हीरो मोटरसाइकिल्स हैं, बजाज हैं, टीवीएस जैसी जो मोटर बाइकें हैं, अगर इनका जो व्यापार है, अगर जो इनका बिजनेस है, अगर वो अफ्रीकन यूनियन जैसे देशों में करता है, तो भारत को यहाँ पर अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। साथ साथ फ़ायदा ही हो भी क्यों ना, क्योंकि चाइना की जो मोटरसाइकिलें थी वो भारत के मुकाबले बहुत ही बेकार होती थी और उनकी कीमतें अफ्रीका में इससे ज़्यादा होती थी। अगर भारत को यहाँ पर बिजनेस करना है अफ्रीका में, तो भारत को क्या करना होगा कि चाइना से कम प्राइस में और अच्छा माल अगर हम अफ्रीकन यूनियन को देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि भारत का नाम होगा दोस्तों।